Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So today we are going to discuss some really important topics, and these topics are very important for your upcoming UGC NET exam. So today we are going to discuss the topic of Paper 1 Communication. So if you have any queries, if you have any concerns, आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं. All these sessions are being conducted for you guys only. And also just confirm that whether you are able to listen to me properly or आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है. Just confirm once to me. Am I properly audible? I could see a lot of students have already joined us. Very good evening everyone. Wonderful, wonderful. Good evening Yogesh, Neetu, Ravi is there, Neelam, Anuradha, Kiran, Anushka. Very good evening everyone. आई होप कि आज जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ गुड लर्निंग्स. काफी कुछ नया सीखने मिलेगा. दिस इज फ्रॉम योर दिसंबर 2019 एनालिसिस ऑफ द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. जल्दी से आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए. इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. अब जो सेशंस होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो तरीके के सेशंस चल रहे हैं. वन इज फॉर पेपर 2 हम असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड ऑन द सेकेंड हैंड वी आर डूइंग द पास्ट ईयर एनालिसिस फॉर पेपर 1. सो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जल्दी से बुक के बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपने अपना कोर्स पढ़ लिया है, आपने सारा कंटेंट रिवाइज कर लिया है, देन नाउ इट इज द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो ये हमारी पेपर 1 की बुक है विच हैज 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस अलोंग विद एक्सप्लेनेशन. तो प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए गए हैं 3 पार्ट्स में. दैट इज इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन लॉजिक. तो इंडियन लॉजिक एक नया टॉपिक है जो जून 2019 के सिलेबस में ऐड किया गया था. सो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहां पे हमने डाल दिए हैं. सो यू कैन परचेज दिस बुक. जो लिंक है अमेजन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से आप जाके बुक परचेज कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी रीजनेबल बुक दैट इज ओनली फॉर ₹200 और ₹220. सो काफी हेल्प करेगी आपको. सिमिलरली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी द रेलेवेंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स. सो वी हैव आल्सो कम अप विद द पास्ट ईयर बुक वेयर इन द पेपर्स फ्रॉम द ईयर 2017 टिल 2019 अप्रोक्सीमेटली 15 पेपर जो हैं वो यहां पे कवर कर दिए गए हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत ज्यादा पुराने पेपर्स लगाने का कोई एडवांटेज नहीं है बिकॉज जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है. सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले अपने कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए, देन यू गो फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज, एंड उसके बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए जिसमें कोई भी कंटेंट यूज करिए बट 17 से 19 से पुराने क्वेश्चंस आपको लगाने की जरूरत नहीं है. सो आप ये भी आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. बुक इज वेरी वेरी रीजनेबल, 120 या फिर 130 रुपीज की है. सो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Similarly, we have come up for the past year paper book for paper 2 commerce management and HRM. That is again for the paper 2017 and 19. इसके अंदर जो भी हमें questions papers मिल पाए बिकॉज जो एग्जाम है वो NTA कराने लग गया है विच इज इन द ऑनलाइन फॉर्म. तो ऑनलाइन पेपर्स होने की वजह से काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स को पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं. सो वी हैव कम अप विद दिस वंडरफुल बुक जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 15 to 20 पेपर्स आपको मिल जाएंगे विद द आंसर कीज एज वेल. सो यू कैन परचेज इट. इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कोर्स एज वेल. मिकी एंथनी, व्हाट आई कुड सी दैट ऑन अ डेली बेसिस काफी सारी बुक्स डिलीवर हो रही हैं. प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉपरली प्रॉब्लम आ रही है सो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 9999466225. रोज के रोज काफी सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं फ्रॉम द अमेजॉन एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग डिलीवर्ड. जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोर्स में ऑलरेडी ये बुक डाल दी गई है. सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा. लाइक आई हैव सेड दैट पास्ट ईयर क्वेश्चन है तब भी छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वहां मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निकलिटीज डाली हैं. इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही उसका आंसर दीजिएगा. So let us have a look at the first question now. Which of the following will not help overcome communication barrier? मतलब इनमें से कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच वुड नॉट हेल्प इन ओवरकमिंग बैरियर्स. मतलब जो बैरियर्स ओवरकम करने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा. क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? इज इट ए फोकस्ड लिसनिंग, मतलब अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, यू आर वेरी फोकस्ड व्हाइल समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू. सेकंड इज निग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज. आई होप कि आपको सिमेंटिक नॉइज पता है. सिमेंटिक इज बेसिकली रिलेटेड टू वर्ड्स और सिंबल्स. तो वैसी जो नॉइज आ रही है अगर आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं देन वेदर इट इज गोइंग to overcome barriers or not.
The C is top-down command structure. That means this is the supervisor or superior and this is the employee. So top-down command structure follow हो रही है. That means सिर्फ superior ही instruction देता है employee को. Employee कोई भी feedback कुछ भी communication नहीं कर पा रहा है. So that is the third element. And fourth is use of glitched idioms. I don't think ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है. Glitched idioms होते हैं वो abstract terms, वो concepts जो initially बहुत नए थे. They were very innovative, but now they have बीन रिडंडेंट, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उन्हें अननेचुरल माना जाता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में माना जाता है. सो दीज आर सम ग्लिच्ड इडियम्स, बहुत पुराने हो चुके हैं जो, और या फिर वॉर्न आउट आइडियाज हो चुके हैं. सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स और 4 फैक्टर्स. जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है. इज इट A 1, 2 and 3 ओनली? इज इट B 3 and 4 ओनली? इज इट C 2, 3 and 4 ओनली? और इज इट D ऑल ऑफ द अबव? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा प्लीज, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा. आई हैव सीन इन द पास्ट और ऑल्सो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से भी मुझे पता है कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी करते हैं आंसर करने में. सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि एग्जाम में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं. अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए. जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बस आपको ध्यान से उसे पढ़ना होता है. सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स. लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. आई थिंक कि अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी आंसर्स करने की, दैट हाउ यू हैव टू आंसर. दीपिका इज सेइंग बी. हेलो इरफान. अनुष्का इज सेइंग बी. कार्तिकेय इज सेइंग बी. इरफान इज सेइंग सी. तमन्ना इज सेइंग बी. देयर इज अ मिक्स ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर बी एंड सी. काफी सारे लोग बी कह रहे हैं, काफी सारे लोग सी कह रहे हैं. 2 ही ऑप्शंस में ज्यादा डाउट लग रहा है मुझे. Okay, wonderful. Debjani is giving the explanation also. A lot of answers coming for B. Saurabh is very, very confident, saying sir C should be the answer. Good going, good going. B and C options आ रहे हैं. एक बार जरा B and C options को देख लेते हैं. So B option says 3rd and 4th only. That is neglecting semantic noise and top down structure. ये तो बिल्कुल दोनों ठीक हैं. These two will not help you because अगर noise हो रही है आप उसको neglect कर रहे हैं, so it is going to create barrier. Similarly अगर top down command structure follow हो रही है, again it is going to create barrier. Now why do I say that use of glitched idioms is also not going to overcome barrier? क्यों ऐसा होता है? Because ये बहुत redundant हो चुके हैं. अब अगर आप इनका यूज करेंगे so they would not be understood. ये आपको समझ में ही नहीं आएंगे. Therefore, if you are using this, they are not going to help you overcome communication barrier. Rather, ये खुद में बैरियर बन जाएंगे because इनकी abstract meaning होती है. That is what I am talking about. अगर थोड़ा सा रीड ऑन करना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं. Glitched idioms के, क्लीशे भी कहते हैं इसे. So that is what it is all about. And therefore, all these 3 are not going to help you overcome barriers. And therefore, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C. That is 2nd, 3rd and 4th. So that is what it is all about. देवजानी, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है. जो क्लीशे इडियम्स हैं वो आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते. दे आर एब्स्ट्रैक्ट. एवरीबडी हैज डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दीज इडियम्स. वो कुछ कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं कम्युनिकेट कर पाते. देयरफॉर दे आर गोइंग टू क्रिएट बैरियर एंड दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम बैरियर. दैट इज व्हाई हमारा सी आंसर हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस शाश्वत, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द सेम थिंग दैट आई वाज टेलिंग कि वो रिडंडेंट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं. आई होप नाउ इट इज क्लियर. सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. वेरी गुड गोइंग ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन सी एज द करेक्ट आंसर. गुडी बी लिखा हुआ है निग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइस. अगर आप सिमेंटिक नॉइस को निग्लेक्ट कर रहे हैं सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम बैरियर. रैदर बैरियर क्रिएट करेगा, बैरियर क्रिएट हो जाएगा. यू शुड बी एक्चुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. आपको उसे निग्लेक्ट नहीं करना होता है. देयरफॉर इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Saki, I hope the second option is clear. Neglecting semantic noise, you do not have to neglect it. अगर आप उसे neglect कर देंगे then it is not going to help you. What you are asking, Raj, I am not able to understand. Please specify कर दीजिए what you are asking. Okay, I'll explain the B point once again. Neglecting semantic noise का क्या मतलब है? Semantic का मतलब है words and symbols से related noise आ रही है. आपके पास कुछ पीछे से noise आ रही है. Now if you are neglecting it, how is it going to overcome communication barrier? ये barrier create करेगा. It is going to create barrier. It is not going to overcome barrier. So therefore ये हमारा आंसर का पार्ट बन जाएगा. I hope it is clear now. टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर. परवेज, अगर सिर्फ सुपरवाइजर इंप्लॉय को कम्युनिकेट करता है, इंप्लॉय फीडबैक नहीं दे पाता, इंप्लॉय चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाता, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो दैट इज अगेन गोइंग टू नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम बैरियर्स.
देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं, बेसिक फॉर्म में उनको समझिए, उनकी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. एक बार क्लियर हो जाती हैं, प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट प्लीज एक बार 9999466225 पे कॉल कर लीजिएगा. वी आर गेटिंग रेगुलर ऑर्डर्स. रोज हमें कम से कम 50 बुक्स की ऑर्डर्स आ जा रही हैं. ओके, थैंक यू सो मच बीबू फॉर योर फीडबैक. सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन. सो ध्यान से पढ़िएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑन वन साइड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. मैच करना है हमें. एक साइड पे हमें कम्युनिकेशन थ्योरीज दी हुई हैं एंड सेकंड साइड पे हमें रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं. देखिए आज जो ये सेशन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज ध्यान से सेशंस को देखिएगा और चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा बिकॉज काफी सारी नई चीजें आपको सीखने मिलने वाली हैं. एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं बुक से रिलेटेड, वो एक बार सेशन खत्म हो जाए, मैं सेशन के एंड में ले लूंगा. प्लीज बियर विद मी. सो यहां पे हम कुछ थ्योरीज देखेंगे एंड साथ साथ उनका मतलब भी समझेंगे. तो द फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. नेक्स्ट इज ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी. सी इज रिचुअलिस्टिक थ्योरी एंड डी इज थ्योरी ऑफ हेजीमनी. सो सबसे पहले So I hope it is okay now. Can you hear me all? I think कुछ थोड़ा से टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे but now everything is fine. Okay, so I hope कि the theory of social constructivism is clear. Just comment once in the comment section and जल्दी से मुझे बता दीजिए if you are facing any kind of issues. Okay, wonderful, wonderful, wonderful. So theory of social constructivism basically ये कहती है कि whenever you interact, जब भी आप लोगों के साथ interaction करते हैं, that is how you are going to learn things. उस तरीके से आप चीजों को सीख पाते हैं. I'm very sorry for the technical glitch. I think there was some issue in the internet. So that is theory of social constructivism. So इसको हम बहुत आसानी से we can connect it to the second option, that is social interaction and cognitive learning. सिद्धार्थ एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. Now everything is fine. I could see from my end. यस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. डोंट वरी, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, व्हेन यू इंटरैक्ट विद पीपल, देन स्लोली एंड स्टेडीली यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स बिकॉज कुछ चीजें आपको आती होती हैं, कुछ चीजें मुझे आती होती हैं एंड थ्रू इंटरैक्शन आप काफी चीजें डेवलप कर लेते हैं. दैट इज हाउ यू लर्न थिंग्स. तो ये हमारी पहली थ्योरी हो गई. नेक्स्ट इज ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी. दैट सेज, मार्जिनलाइजेशन थ्योरी का क्या मतलब है कि कोई एक सेगमेंट है, कोई एक ग्रुप है आपके इकोनॉमी का जो हमेशा मार्जिनलाइज किया जाता है या फिर सेपरेट कर दिया जाता है उन्हें इन द फॉर्म ऑफ वेदर इट इज द पुअर, वेदर इट इज द फीमेल्स थ्रू पैट्रियार्की सिस्टम. सो बेसिकली ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी ये कहती है दैट देयर इज अ काइंड ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, जिसकी वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन्हें डिसीजन मेकिंग का, उन्हें कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता. आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जब भी कोई डिबेट्स होती हैं न्यूज चैनल पे, मीडियाज में कोई डिबेट्स होती हैं, तो दे आर ऑल कंसर्न विद थिंग्स जो लार्जेस्ट मास डिस्कस करना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी डिबेट्स न्यूज चैनल पे आती हैं, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट्स उन पे हमेशा कम डिस्कशन होता है. द रीजन बीइंग दैट वी डू नॉट वांट to talk about marginalized, we want to focus about the larger sect. तो basically audience marginalization जो theory है, that is basically social exclusion related to social exclusion, जहां पे आप किसी एक segment को society के अलग कर देते हैं. You do not consider them in the decision making process. The third is the ritualistic theory. Ritualistic का theory का क्या मतलब होता है? देखिए नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं भी आपको पता है तो भी आप गेस कर सकते हैं. रिचुअल मतलब एक रिचुअल की तरह चीजों को सेलिब्रेट करना. तो जब पुराने टाइम में कोई भी कम्युनिकेशन आता था, कोई भी गुड न्यूज आती थी, आपने सुना होगा, आपने मूवीज देखी होगी, आई थिंक सुपर 30 इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, जहां पे जो डाकिया होता है, द फादर ऑफ मिस्टर ऋतिक रोशन, व्हेनेवर ही कम्स अप, वो बहुत खुशखबरी देते हुए आता था. ही वॉज जॉयस, ही वॉज हैप्पी एंड उस तरीके का सारा मूड रहता था व्हेनेवर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस.
सो रिचुअलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको पार्टिसिपेशन, एसोसिएशन, फेलोशिप एंड हैप्पीनेस से मनाया जाता है. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. तो जो आप रिचुअलिस्टिक थ्योरी है उसको वन में अटैच कर देंगे, दैट इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन, एसोसिएशन या फिर आप फेलोशिप कह सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. एंड द फोर्थ इज थ्योरी ऑफ हेजीमनी. देखिए आपको अनलिमिटेड थ्योरीज मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, बट द पॉइंट इज कि जो नाम है उसी में मतलब छुपा होता है. हेजीमनी का मतलब होता है डोमिनेशन. सो अ लॉट ऑफ टाइम we say that the Britishers has exercised hegemony on we Indians. तो basically it is about the domination of one group over the other. आपने मीडिया चैनल्स में भी देखा होगा ये सारी थ्योरीज ज्यादा मीडिया से रिलेटेड है, मास मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये, जहां पे जो मीडिया होती है वो उस पर्टिकुलर सेट का जो रिच क्लास होती हैं उनके व्यू पॉइंट को दिखाने की कोशिश करता है, उन पे फोकस करता है बिकॉज दे आर पेड बाय देम. सो दैट इज व्हाट थ्योरी ऑफ हेजीमनी इज ऑल अबाउट. दैट इज द डोमिनेशन ऑफ वन सेगमेंट व्हिच हैज अ लॉट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी पावर, इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, एंड दूसरे ग्रुप्स को दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट. सो थ्योरी ऑफ हेजीमनी इज रिलेटेड टू द सोशल पावर एंड डोमिनेशन ऑफ वन क्लास ओवर द अदर. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. बहुत ही आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को जाके पास्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वहां पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नहीं आया था. वहां पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट विच ऑफ दीज थ्योरीज इज रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन या फिर विच इज रिलेटेड टू क्लासरूम कम्युनिकेशन. बट यहां पे क्वेश्चन को मैंने मैच द फॉलोइंग में इसलिए बनाया है ताकि आपको चारों थ्योरी समझ में आ जाए एंड आपको कुछ की टर्म्स भी मिल जाए चीजों को समझने के लिए. तो जब भी आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में पढ़ें, इट इज मेजरली फोकस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग. जब आप मार्जिनलाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ें, सो इट इज रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन, जहां पे एक ग्रुप को एक्सक्लूड किया जा रहा है. रिचुअलिस्टिक थ्योरी के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, सो इट इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन एंड फेलोशिप, जहां पे आप कम्युनिकेशन को एक रिचुअल की तरह, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड द फोर्थ इज थ्योरी ऑफ हेजीमोनी, जहां पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे डोमिनेशन एक्ट करने की कोशिश कर रहा है. सो आई होप ऑल द फोर थ्योरीज आर क्लियर. यहां पे जो मेरा एम था वो ये था कि आपको चारों थ्योरीज में अच्छे से समझा दूं. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. अगर आपको चारों थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई, आई थिंक माय एफर्ट्स हैव बीन पेड ऑफ. सो आई कुड सी अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग अप. अनुराधा इज सेइंग ए, मिष्टी इज सेइंग ए, किरण इज सेइंग बी, तमन्ना इज सेइंग ए, Saurabh is saying A, Kiran is saying A, Siddharth is saying A is the answer. Wonderful. वंडरफुल. यस सौरभ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. पार्टिसिपेशन, एंजॉय करना. देखिए जब आपके पास कोई गुड न्यूज होती है, गांव में आपने आज भी सुना होगा, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे विच हैज बीन फ्रॉम सम ऑफ द विलेजेस और या फिर किसी बैकवर्ड एरिया से होंगे, सो वहां पे आज भी जब कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई बच्चा कोई सिविल्स का एग्जाम क्रैक करता है, तो उसको कम्युनिकेशन को एक खुशी की तरह शेयर किया जाता है, पार्टिसिपेटिव फॉर्म में शेयर किया जाता है. सो दैट इज व्हाट रिचुअलिस्टिक थ्योरी इज ऑल अबाउट. सो देयरफॉर ए हमारा आंसर हो जाएगा. ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर नाउ. वंडरफुल. Thank you so much Tanuja for your feedback. Wonderful Devjani. Yes, hegemony is a concept that is widely used in English literature also. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. आई एम श्योर आपको कुछ नया सीखने मिलेगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जब आप एक इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड किस चीज को इफेक्टिव माना जाएगा, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं. ए इज नॉन रेसिप्रोकल, इज इट बी रेपिटेटिव, इज इट सी कॉन्टिन्यूअस और इज इट डी कोहेसिव. यहां पे मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं दैट काफी बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कम्युनिकेशन का पेपर इतना ईजी आता है फिर भी हमसे गलतियां हो जाती. द ओनली रीजन इज कि आप उस वर्ड को कंटेक्स्ट में नहीं समझते. मतलब जो भी आपको वर्ड्स गिवन है वो आपको लगते डिफिकल्ट हैं, बट उनके बेसिक मीनिंग से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए कि उसका बेसिक मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल चारों वर्ड्स के एक बार मतलब समझने की कोशिश करते हैं. कोहेसिव का मतलब है थ्रेट देना, मतलब जोर जबरदस्ती करना. तो क्या इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन जोर जबरदस्ती से चलता है? द आंसर इज नो. वेरी सिंपल. तो डी हमारा आंसर नहीं होगा. नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है? दैट रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले को कुछ सिखा रहे हैं एंड आप सामने वाले से कुछ सीख रहे हैं. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. जैसे मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं, सिमिलरली मैं आपसे भी कुछ चीजें सीखता हूं. देखिए एवरीथिंग इज नॉट नोन टू मी. बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता होती. लाइक आई सेड, अ टीचर इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्नर. तो मैं भी आपसे चीजें सीखता रहता हूं. देयरफॉर द कम्युनिकेशन इज नॉट नॉन रेसिप्रोकल, रादर इट इज रेसिप्रोकल. आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं एंड सिमिलरली मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं. बी इज रेपिटेटिव. ना रेपिटेटिव का मतलब है सेम चीजें बार बार सिखाना. दैट इज
नॉट पॉसिबल बिकॉज आपको चीजों को इनोवेट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें वो सेम चीजें पूछ रहा है, बट इट हैज फाउंड एन इनोवेटिव एंड अ क्रिएटिव वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज असर्शन रीजनिंग फॉर्म में आपसे पूछ लिया, या फिर सम अदर फॉर्म्स में, मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स में आपसे सेम कंसेप्ट पूछता रहता है। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। काफी सारे अच्छे आंसर आ रहे हैं। दीपिका, कोर्सिव का मतलब है जबरदस्ती करना, कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार सिखाते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंसेप्ट समझते हैं एंड आप उसे रिवाइज नहीं करते, कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव बिकॉज इट इज नॉट अ रोट लर्निंग कि आपने एक बार चीजें सीख ली एंड आप भूल गए। अगर आज मैंने लेट अस से 5 years बैक आई क्लियर्ड माय नेट, सो अगर मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ता नहीं होता, इफ आई वुड हैव नॉट बीन अपडेटेड विद असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाता। दैट इज व्हाई इफेक्टिव एजुकेशन इज ऑल अबाउट बीइंग कंटीन्यूअस इन योर लर्निंग प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। Tanuja is saying C. Deepika, I hope now the difference is clear between cohesive and continuous. A lot of answers coming for C. बहुत सारे लोग C कह रहे हैं। Yes, Ravi, you are absolutely correct. Cohesive का मतलब पावर भी होता है। Wonderful. नो प्रॉब्लम अजय, दोबारा देख लीजिएगा, सेशंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं। वंडरफुल। सिद्धार्थ इज ऑल्सो सेइंग सी, सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। इफेक्टिव एजुकेशन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। वंडरफुल शाश्वत, वेरी गुड गोइंग विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप। Let us move to the fourth question now. Very very important question once again. Statement based question है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इसे। थैंक यू सो मच पूनम फॉर योर फीडबैक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब okay, Ajay is saying that it's Nikul Kumari. Okay Ajay, I identified you. Welcome to the session today. सक्सेसफुल एजुकेशन के लिए कौन से स्किल्स और कौन से पैरामीटर्स, फैक्टर्स अकाउंट फॉर किए जाते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। कुछ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस, मतलब आप नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस की। देखिए कई बार होता है वीडियो में, लाइव सेशन में स्टूडेंट्स आते हैं, दे गिव मी पॉजिटिव फीडबैक कि सर ये चीज इंप्रूव की जा सकती है, बट इट हैज टू बी अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दैट इज व्हाट ऑडियंस इज ऑल अबाउट। हमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आते हैं, दे आर जस्ट here to ridicule people. See, everybody is in the learning phase. I also try my best कि to every student who talks to me, बहुत सारे आप में से होंगे जो मुझसे कॉल पे भी बात करते हैं, I always try to positively motivate you. इसलिए हमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझना होता ऑडियंस का, rather we have to understand positive and constructive characteristic of the audience. तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड देखते हैं, verbal communication and body language. This is very very important because body language से आपको ये पता चल जाता है that whether the person, the receiver is able to अंडरस्टैंड और नॉट, क्या वो चीजों को समझ पा रहा है या फिर नहीं, दैट इज व्हाट बी इज ऑल अबाउट। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सी देखते हैं, एस्टिमेटिंग टाइम ऑफ ऑडियंस इंपैक्ट। नाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ऑडियंस पे इंपैक्ट देखना होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट जो मुझसे बात करते हैं, दे आस्क मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि सर जो आपके रोज लाइव सेशंस होते हैं क्या वो 30 मिनट के होते हैं? आई से आई नेवर कंसिडर द टाइम एलिमेंट कि कितने टाइम मुझे डिवोट करना है टू मेक एन इंपैक्ट। सो टाइम is not an important factor, rather the degree of impact is important कि कितना ज्यादा आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, कितने ज्यादा आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं एंड आपको लर्निंग मिल रही है। Therefore again the C factor, the C statement is not related to successful educational communication. D is analyzing the audience needs. ऑडियंस की नीड्स कैसे, जैसे मैं आपसे रोज कहता रहता हूं, आई रिक्वेस्ट यू एवरी डे की जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सो दैट I can come up with the live sessions on those topic. तो D हमारा आंसर हो सकता है। Let me see what are the answers coming up. I could see a lot of mixed answers coming up. Unnati saying second, Mishti saying C, Swati saying B. काफी सारे लोग B कह रहे हैं, काफी सारे लोग C कह रहे हैं। Rupa is saying D, none of the above. Anuradha is saying 4. Tamanna is saying B and D are the right option. Okay, Tamanna, we'll see. Siddharth is saying C. Deepika is saying B and D. A lot of answers coming for D now. None of the above. Wonderful. काफी सारे लोग D कह रहे हैं. तमन्ना, अलका, परवेज, उमा, अनुष्का is there. अन्वेषा is there. बिभू is there. Wonderful. काफी सारे लोग D कह रहे हैं.
सिद्धार्थ, देयर इज नो मिस्टेक इन द ऑप्शन लाइक आई सेड, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट ईयर लगा लिया है। देयरफॉर आई कीप चेंजिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंसेप्ट सेम रखता हूं मैं जो पास्ट ईयर्स में आए हैं, बट आई चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन था उसके अंदर बी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया है। देयरफॉर द आंसर वुड बी 4, दैट इज नन ऑफ द अबव। सो फोर्थ या फिर नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज द आंसर शुड हैव बीन बी एंड डी विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सो दिस इज जस्ट डन टू सी दैट क्या आप कंसेप्चुअली कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ के उसे मगअप कर लिया है। दैट इज व्हाई आई कीप चेंजिंग द ऑप्शंस एंड कीप चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं उसमें, बट द एम इज टू चेक द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो फोर्थ या फिर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंडरफुल, अ लॉट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। दैट मींस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उससे ज्वाइन कर लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर रेगुलर क्विजेस कंडक्ट कराई जाती हैं। सिमिलरली उस पर नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई पीएचडी की वैकेंसी आई हो, जिस इंस्टीट्यूट की भी वैकेंसी आती है मुझे पता चलती है, एडमिशन से रिलेटेड, वो भी मैं इस ग्रुप पे इन्फॉर्म करता रहता हूं, तो वो भी आपको अपडेट टाइमली मिलती रहेंगी। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लर्न। सो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट इससे घुमा के काफी बार पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आया है। परवेश टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट मीन्स आपको बताना है दैट इसमें से कौन से ऑप्शंस डिस्क्राइब करते हैं बॉडी लैंग्वेज को। इज इट ए प्रॉक्सिमिक्स, इज इट बी क्रोनोमिक्स, इज इट सी काइनेसिक्स और इज इट डी हैप्टिक्स। सो ये चार हमें जेनरिक और टेक्निकल टर्म दिए हैं, आपको बताना है कि बॉडी लैंग्वेज आप किससे रिलेट करते हैं। ओके सिद्धार्थ, आई होप इट इज क्लियर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट दीपिका। अगर आपके ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो आप नन ऑफ द अबव ही चूज करेंगे, बिकॉज जो बी एंड डी ऑप्शन है वो गिवन ही नहीं था आपके कहीं ऑप्शन में। सो यू कैन नॉट चूज दैट, सो देयरफॉर यू हैव टू चूज नन ऑफ द अबव। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं, काफी सारे मीनिंग्स मिल रहे हैं मुझे। सो in order to help the students, what I have done, I have brought a slide. इस स्लाइड के अंदर मैंने सारे टेक्निकल टर्म्स जितने भी मैं खोज सकता था, जितने भी मुझे मिल गए, मैंने एक ही जगह सम अप कर दिए हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि दोबारा कभी अगर एग्जाम में आता भी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक छोटी सी टेबल बना लेनी है या फिर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके इसे रिवाइज करते रहना। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द टेक्निकलिटीज हैव बीन कवर्ड। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो क्रोनोमिक्स, जब हम क्रोनोमिक्स की बात करते हैं, सो इट रिलेट्स टू टाइम, मतलब टाइम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी फॉर्मल मीटिंग में जाते हैं, अपनी ऑफिस की मीटिंग में जाते हैं, देन यू हैव टू फॉलो टाइम। वेयर एज अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आप थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू स्पेस, मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं सो वो कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, दैट हैज कम अप फ्रॉम द वर्ड प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब आपको पता होगा, प्रॉक्सिमिटी मींस द डिस्टेंस। अगर आप बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हैं, मतलब यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स और यू आर विद योर क्लोज फैमिली मेंबर्स, देन द स्पेस बिटवीन टू पीपल इज वेरी वेरी लेस। एंड if you are talking to a stranger, if you are talking to a person you are not knowing, then आपके बीच में distance बढ़ता जाता है। So that is what proxemics is all about। तो ये communicate कर देता है what kind of relationship is held between a sender and a receiver। ऑक्यूलेसिक्स होता है द गेज और आई कॉन्टैक्ट। आपने अपने स्कूल में बचपन में बहुत देखा होगा दैट कई बार जब आप एग्जाम में चीटिंग कर रहे होते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स चीटिंग कर रहे होते हैं, तो rather than calling out the names, कुछ फैकल्टी ऐसी होती है जो आपको गेस करके आई कॉन्टैक्ट से ही डांट देती है या फिर आपको वार्न कर देती है। सो whenever you are trying to communicate things using the eye contact, that is known as oculesics। I hope कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट इज ऑफ olfactus which is related to smell, मतलब स्मेल से आप क्या चीज इन्फर करते हैं। काफी सारे सिचुएशंस में, काफी सारी कंट्रीज में जो बॉडी ओडोर होती है उसको कंप्लीटली वैनिश करने को कहा जाता है। दैट मींस यू हैव टू यूज परफ्यूम, यू हैव टू यूज सेंट्स टू मेक योरसेल्फ लुक गुड, लुक ब्राइटर। दैट इज व्हाट यू डू। So that communicates कि you are concerned about the culture, you are concerned about the things. Next is haptics, जिसका मतलब होता है टच। मतलब आप
किस तरीके से टच से सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं। जब आपका कोई फ्रेंड होता है जो बहुत कुछ अचीव करता है, तब आप हैप्टिक्स का यूज करते हैं। यू गिव अ पैट ऑन द बैक एंड आप उसे चीजों को बताते हैं दैट आपने दैट यू हैव डन वेल, यू हैव डन वंडरफुली इन सम एग्जामिनेशन। सो दैट इज व्हाट हैप्टिक्स इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज काइनेसिक्स, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके पोस्चर्स काफी सारी चीजें समझाते हैं, काफी सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं दैट वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन अ कम्युनिकेशन और नॉट। एंड द लास्ट वन इज क्रोमैटिक्स, जिसे हम कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूं, विच इज वेरी कॉमन, इज फ्लावर्स। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेड फ्लावर देते हैं दैट रिप्रेजेंट्स लव, येलो फ्लावर देते हैं दैट रिप्रेजेंट्स friendship. So different kinds of colors of flowers represents different kinds of things. So I hope this is clear. अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. So I could see a lot of good answers coming up. काफी कुछ नया सीखा होगा आपने यहाँ पे. So हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that would be 3, that is kinesics. Kinesics related to body language and movement. So C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, that is kinesics. I hope it is clear. Wonderful. I could see a lot of good answers coming up. बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है आपको and the scores have also started coming up. Thank you so much रवि. देखिए why I have done this, क्यों मैं ये स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, बिकॉज काफी सारे ऐसे टर्म्स होंगे जैसे ऑफ्लाटिक्स हो गया, क्रोमैटिक्स हो गया, ये सारी नई चीजें हैं जो मैंने भी नहीं पढ़ी थी. आई हैव ऑल्सो गॉट टू नो इट रिसेंटली. सो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. अगर आपने आज, आपको लगता है आपने कुछ भी आज नया सीखा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड किसी और टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. वंडरफुल. आई कुड सी अ लॉट ऑफ गुड स्कोर्स कमिंग अप. बहुत ही अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं. बिबू इज सेइंग 5, स्वाति इज सेइंग 4, सैफुद्दीन इज सेइंग 3, सुप्रीता इज सेइंग 4, किरण इज सेइंग 3. वंडरफुल. अलका इज सेइंग 4. सो ऑल दोज हु हैव स्कोर्ड 4 and 5, गुड गोइंग. विनय, सौरभ, रूपा, रूबी, शाश्वत, तनुजा, काफी अच्छे आपके आंसर्स आ रहे हैं. यू आर डूइंग वंडरफुली. परवेज 5/5 इज अ ग्रेट स्कोर. विनय, अभी एग्जाम के बारे में कोई अपडेट नहीं है. जैसे ही एग्जाम के बारे में अपडेट आएगी, आई वुड अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल. वंडरफुल. अन्वेषा, 5/5 इज अ ग्रेट स्कोर. थैंक यू सो मच अन्वेषा फॉर योर फीडबैक. थैंक यू सौरभ. ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल फीडबैक. और भी किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. आई वुड डेफिनेटली बी टेकिंग अप इन माय लाइव सेशन. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. अगर आपको और भी किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999 466 225. ये हमारा नंबर है. आप इस पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. विनय, रिसर्च की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं. सिमिलरली पैरामीट्रिक टेस्ट भी हमने स्टैटिस्टिक्स में कवर कर लिया है. स्टिल इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली कवर दैट. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू टुमारो 7 PM sharp. Till then, keep practicing, keep working hard. Thank you.